नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 6 अक्टूबर 2022 को रेलवे ग्रुप डी के तीसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। ग्रुप डी के शुरुआती 81 शिफ्ट की जो ई बुक है, अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। वहां से आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बहुत ही डिटेल में यहां पर ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया करंट अफेयर से कि तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय को किस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको वर्ष 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो भारत की संसद ने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एक्ट 2020 को पास किया और इसी के माध्यम से जो हमारी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी थी उसको यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है और जो हमारे दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इनको भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 में किस कंपनी ने भारत में पहली बार सफलतापूर्वक 5G टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी को ये पता होगा कि भारती एयरटेल के द्वारा हमारे देश में जो 5G टेक्नोलॉजी है उसका सबसे पहली बार परीक्षण जुलाई 2022 में किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि IPL 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे। तो सबसे महंगे खिलाड़ी थे ईशान किशन, जिनको मुंबई इंडियंस की टीम ने 2022 की नीलामी में परचेज किया था। और नीचे आपको बताना है कि मुंबई इंडियंस की टीम ने कितने रुपए में ईशान किशन को खरीदा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की जो टीम है वह इस टूर्नामेंट में विजेता रही थी और हमारे फुटबॉल टीम के जो कप्तान हैं, जिन्हें हम लोग सुनील छेत्री के नाम से जानते हैं, इन्होंने महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा था। देखिए, ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी थे पेले और इनके नाम पर टोटल 77 इंटरनेशनल लेवल पर गोल करने का रिकॉर्ड था और यहाँ पर इस टूर्नामेंट के दौरान सुनील छेत्री ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में शीर्ष पर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे देश में कौन सा राज्य है जहां पर कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार है, तो आपका उत्तर झारखंड हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो ये राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में जो कोकिंग कोल है इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो आपको ध्यान रखना है कि झारखंड राज्य हमारे देश में कोकिंग कोल का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ये सारे प्रश्न ऑलरेडी ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में पश्चिम से बहने वाली कौन सी नदी है जो कि स्थल पर ही लुप्त हो जाती है। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अरावली पर्वत के पास जो नाग की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है और उसके बाद में जो गुजरात का रण ऑफ कच्छ है वहाँ पर जाकर के ये विलीन हो जाती है। यानी कि यह एक ऐसी नदी है जो कि हमारे किसी सागर में जाकर के नहीं मिलती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है। तो पहले भी यहाँ से प्रश्न आ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपका होता है जिला परिषद। ऑप्शन में एक ब्लॉक स्तर पर दिया गया था जो कि आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रामीण स्तर पर कृषि के लिए ऋण जो है वह कौन सी संस्था उपलब्ध कराती है। तो ध्यान रखिएगा,
हमारे देश में नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्य कार्य ये है कि योजना और संचालन करना, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र को देने वाले ऋण के क्षेत्र में और आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना। तो ये आपके नाबार्ड के काम हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1 अप्रैल 2015 को महिलाओं के प्रति अपराध और दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई। अब देखिए इसमें लैंग्वेज बदल दिया गया है। इससे पहले प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारी वन स्टॉप सेंटर योजना है ये किसके अंतर्गत चलाई गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्भया कांड जो कि दिल्ली में हुआ था, उसके बाद में 10 बिलियन रुपए के निधि के साथ में निर्भया फंड का गठन किया गया था 2013 में, और इसी के अंतर्गत 1 अप्रैल 2015 को वन स्टॉप सेंटर योजना को पूरे भारत में लागू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में स्थापित जो पहली चेरामन जुमा मस्जिद है ये आपके कौन से राज्य में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे भारत की पहली और दुनिया की दूसरी मस्जिद है जो कि केरल के कोडुंगुलर नाम का जो टाउन है वहाँ पर 629 सी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने का जो पावर है वो किसके पास होता है। तो राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो भी हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, और इनके ट्रांसफ़र की जो पावर है वो भी भारत के राष्ट्रपति के ही पास है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब हमारे देश में स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो सिंपल सा प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन के बाद ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और 1976 में इसके लिए 42वां संविधान संशोधन होता है और उस समय इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थीं। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो सिंपल सा प्रश्न है, ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है। आपको पता होना चाहिए कि मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास जी के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कई सारे स्टेटमेंट दिए गए थे, जैसे कि पहली योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, दूसरी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको पता होगा कि जो हमारा पहला पंचवर्षीय योजना था वो आपके हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित था। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो ये हमारे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुलजारी लाल नंदा आपके पहले उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि बैंक के लिए जो हमारा IFSC कोड होता है जिसे आप लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे, 1956, 1969, 1975, लेकिन इसका मुझे एग्जैक्ट उत्तर नहीं मिल पाया है। वैसे मेरे हिसाब से 1969 वाला होना चाहिए। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा IFSC कोड होता है इसमें टोटल आपको 11 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। 11 में से जो शुरुआती आपके 4 अल्फ़ाबेट होते हैं ये हमारे बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद में 0 होता है और फिर आपके जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं वो आपके किसी भी बैंक के ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जैक्ट अगर आपको इसका उत्तर पता है या आपके पास में कोई लिंक वगैरह है तो नीचे कमेंट में आप लोग शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत और राज्य सुमेलित है। तो यहाँ पर एक कैमूर की पहाड़ियाँ थी, हालांकि ये आपको MP में भी देखने को मिलेंगी और कैमूर को सुमेलित किया गया था बिहार के साथ में, जो कि बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न पूछा गया कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो ईस्टर का त्यौहार क्यों मनाते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिए गए थे। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ईसा मसीह जो कि आपके ईसाई धर्म के संस्थापक थे, उनके जन्मदिन को क्रिसमस के अवसर पर मनाया जाता है। यानी कि जो क्रिसमस का त्यौहार है वो हमारे ईसा मसीह के जन्म का प्रतीक है। इसी प्रकार से ईसा मसीह को जिस समय फांसी दी गई थी उसे हम लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं और ऐसा माना जाता है
कि गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे और इसी जो इनके पुनर्जन्म का त्यौहार है इसको ईसाई धर्म में ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जन्म का त्यौहार क्रिसमस है, जिस दिन निधन हुआ था उसे गुड फ्राइडे के रूप में, और पुनर्जन्म का जो त्यौहार है इसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी क्रियाशीलता अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में जिंक, कॉपर, प्लेटिनम और सोना दिया गया था, जिसमें से जिंक की जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा अधिक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम की सबसे ज़्यादा होती है, सोने की सबसे कम होती है, और प्लेटिनम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी सोने से भी कम होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो द्विविस्थापन अपक्रिया से ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं, अब तो आप इसे देखते ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, जैसे कि अगर सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो यहाँ पर AgCl और NaNO3 बनाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड की बात करें, ये अगर सोडियम सल्फेट के साथ में अपक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और यहाँ पर नमक बनाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी अपक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रेडॉक्स का मतलब होता है REDOX, यानी कि इतने से आपका हो गया रिडक्शन और इतने से हो जाता है ऑक्सीडेशन। अगला प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के चौथे आवर्त और 8वें समूह में कौन सा तत्व नहीं था। अब दरअसल एक बच्चे के द्वारा जब ये प्रश्न बताया गया तो उसने कहा कि 8वें समूह में कौन सा तत्व है, और ऑप्शन जो बताए गए वो और ज़्यादा खतरनाक थे। ऑप्शन में बताया गया कि एक आयरन था, एक कोबाल्ट था, एक निकल था और एक यहाँ पर था कॉपर। तो उसके बाद में इसको वेरीफाई करने पर पता चला कि यहाँ पर पूछा गया था कौन सा नहीं है। अगर आप लोग मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इनका जो 8वां समूह है, देखिए ये हमारा चौथा आवर्त हो गया, ये 8वां समूह है, तो इसमें आपको 3 एलिमेंट मिलेंगे, आयरन भी है, कोबाल्ट भी है और निकल भी है। लेकिन अगर हम लोग कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर इनको चौथे के दूसरे समूह में देखने को मिलेगा, तो पहले में। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि जो कॉपर है वो आपके 8वें समूह का तत्व तो नहीं है, इसमें आपको आयरन, कोबाल्ट और निकल देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि धोने का सोडा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में एक बेकिंग सोडा था, जिसका उपयोग धोने वाला सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा बनाने के लिए किया जाता है। रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग कई बार कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारा बेकिंग सोडा टूटता है तो इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है, पानी अलग हो जाता है और उसके बाद में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न पूछा गया कि कपड़े में दाग लगने पर किसका उपयोग किया जाता है। तो कपड़े में अगर दाग लगता है तो ऑप्शन के हिसाब से सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है। सिंपल सा प्रश्न है, तो ये आपके टंगस्टन का बना होता है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो टंगस्टन धातु होती है इसका गलनांक 3380 केल्विन होता है और इसीलिए यह आपके उच्च ताप पर सर्किट को ब्रेक नहीं करता है या फिर हमारा बल्ब फ्यूज नहीं होने पाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि पावर 100 वाट और वोल्टेज आपका 20 वोल्ट है तो करंट क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, P = VI हमारा सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ से आप लोग वैल्यू रखेंगे तो I = 5 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अवतल दर्पण में किस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी 2 से 3 बार आ चुका है। तो अगर आपकी जो वस्तु है वह C से परे है या आप लोग कहें कि C और अनंत के बीच में है तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट हमने C से परे रखा हुआ है, तो जो आपकी इमेज है वो हमारे C और F के बीच में बनेगी, वास्तविक होगी, उल्टी होगी और ये जो इमेज है वो आपके वस्तु से छोटी बनेगी।
अगला प्रश्न पूछा गया कि एक उत्तल लेंस के लिए अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दरअसल यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया था 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पावर क्या होगी, तो P = 1/f हो जाएगा। तो 1 को आप लोग डिवाइड करेंगे, ये माइनस साइन नहीं होगा, उत्तल लेंस है तो ये 20 होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5D। अगला प्रश्न पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि इसके जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको बिल्कुल रट लीजिए। कम से कम 15 से 20 बार यहां से प्रश्न आ चुका है। तो अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करते हैं तो मैग्नेट के बाहर इनकी दिशा जो है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। चुंबकीय रेखाओं की जो सघनता है वो बताती है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, और जहाँ पर आपके चुंबकीय रेखाएं दूर होती हैं ये बताती हैं कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम है। इसी प्रकार से जो हमारा मैग्नेट है इसके ध्रुव के पास में चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं मध्य में तो यहाँ पर न्यूनतम होता है। चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र बनाती हैं, इस प्रकार से क्लोज लूप बनाती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारी रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि हीरे का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा n = c/v फॉर्मूला होता है। तो v = स्पीड ऑफ लाइट होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में जो रेजिस्टिविटी है उसके आधार पर बढ़ता क्रम क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा जो रेजिस्टिविटी है वो हमारे चालक में सबसे कम होती है, उसके बाद में अगर हम लोग अचालक की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा होती है, जबकि अगर हम लोग अयस्क वगैरह की बात करते हैं तो इसमें आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी और ज़्यादा होती है। बायोलॉजी वाले सेक्शन में एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी पौधे को 3 दिन कमरे में बंद कर दिया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। अब यहाँ पर आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि पौधा जब बाहर होता है तो उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है, और पौधों को भोजन के निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर आप लोग कमरे में बंद कर देंगे तो उस स्थिति में जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो आपकी बाधित हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में पौधे में जो आपका ग्लूकोज स्टार्च के रूप में रखा हुआ है यानी कि स्टोर है उसी का यूज पौधे के द्वारा किया जाएगा, और धीरे धीरे ये जो स्टार्च है वो खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन एक प्रोटीन खत्म हो जाएगा, एक ऑप्शन स्टार्च खत्म हो जाएगा। तो इसके हिसाब से स्टार्च खत्म हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी 2 ऑप्शन और क्या थे ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मछली पानी में जीवित रहने के लिए जो सांस लेती है वो मनुष्य के तुलना में क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका मनुष्य की तुलना में होता है ज़्यादा। पहले भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए जब हम लोग छोटे साइज वाले जानवरों की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी जो उपापचय की दर होती है या फिर जो उनकी ब्रीदिंग रेट है वो आपकी ज़्यादा होती है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग हवा की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। तो इस स्थिति में जो आपकी मछलियाँ होती हैं उनको पानी के अंदर जल्दी जल्दी सांस लेना होता है, और यहाँ पर सांस लेने के लिए उनकी जो ब्रीदिंग साइकिल है वो भी आपकी बढ़ जाती है या ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। तो मनुष्य के तुलना में या फिर स्थल पर रहने वाले जीवों की तुलना में मछलियों की जो ब्रीदिंग रेट है वो आपकी ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बोमेन्स कैप्सूल किस शरीर के अंग में मिलता है, पहले भी आ चुका है। तो ये आपके किडनी के नेफ्रॉन में देखने को मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग बोमेन कैप्सूल की बात करें तो ये हमारे ग्लोमेरुलर कोशिकाओं को घेरता है, और जो आपके ग्लोमेरुलर कोशिकाएं हैं इससे रक्त के निस्पंदन में भी हिस्सा लेता है। फिर एक रिपीटेड प्रश्न पूछा गया कि मेंडल के डाई हाइब्रिड संकरण के F2 में फिनोटाइप अनुपात क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 9:3:3:1 ये आपके मेंडल के डाई हाइब्रिड संकरण के F2 में फिनोटाइप अनुपात है। तो इस प्रकार से 6 अक्टूबर के तीसरे शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। लगभग ये 35 प्रश्न हैं।
इसके अलावा जो भी बचे हुए प्रश्न आपको याद हैं या कोई भी प्रश्न अलग तरीके से रहा हो तो उसके बारे में नीचे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।